बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 10 हेल्थ असेसमेंट का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और उसका जो असेसमेंट है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी इनाटमी है। इनाटमी आपको पता है कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारे बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। मतलब दिमाग का जो काम है या दिमाग का जो कैटेगरी है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है। इसको हम आगे जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड करते हैं। 3 किस्म के इसके डिवीज़न है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है हमारे थिंकिंग एबिलिटी और रीजनिंग की, मतलब ये ब्रेन का एक पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कि हमारे सोचने की जो सलाहियत है और हमारे बोलने, सोचने, समझने, फ़ैसला करने की जो सलाहियत है वो जो है यहाँ से कंट्रोल होता है। इसके अलावा ये जो सेरेब्रम है या जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, आपको पता है कि ये मेनिंजेस से कवर है। इसके आसपास जो है मेनिंजेस है। मेनिंजेस के अंदर 3 लेयर होते हैं, एक है ड्यूरा मैटर, एक है एरेक्नॉइड मैटर और एक है पिया मैटर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पार्ट है ब्रेन का, दैट इज़ थैलेमस। थैलेमस जो है सेरेब्रम के नीचे मौजूद होता है और ये एक रिले स्टेशन है फॉर सेंसरी इम्पल्सेस। मतलब जो हमारे सेंस अर्गन्स होते हैं, सेंसरी इम्पल्सेस जो है, ठीक है, वो जब आते हैं तो वो थैलेमस से होके जाते हैं कहाँ तक, सेरेब्रम तक। तो सेरेब्रम जो है उसके लिए एक रिले स्टेशन है, मतलब यहाँ से होके जाता है, बस इतना आप याद रखें। इसके अलावा ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम जो है वो उसमें आपका सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ये आपका हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है। मतलब आपका हार्ट फास्ट और स्लो जब धड़कता है तो वो यहाँ से कंट्रोल होता है और ब्रीदिंग रेट भी ऐसा ही है, ठीक है। इसके अलावा सेरेबेलम जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है, सेरेबेलम जो है वो आपके मोटर और सेंसरी पाथवे को कंट्रोल करता है। मतलब जिस तरीके से आपका बॉडी का बैलेंस होता है, अगर मैं चल रहा हूँ और मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ बगैर किसी सहारे के, इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो बॉडी का जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो सेरेब्रम से कंट्रोल होता है और मेरा सेरेब्रम जो है सही होगा, इसलिए मैं चल पाता हूँ। बच्चों का और बूढ़ों का जो है थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए उनको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, जैसे कि टेम्परेचर या पिट्यूटरी हार्मोन का जो प्रोडक्शन है। इसके अलावा वाटर बैलेंस, हंगर और थर्स्ट भी यहाँ से कंट्रोल होता है। अच्छा जी, अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपको पता है कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और इसमें बहुत सारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स और उनके जो रिसेप्टर है, ठीक है, स्पेशली जो स्टिमुलस है, मतलब जो भी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं या जो भी चीज़ें हमें फ़ील होती हैं, ठीक है, वो यहाँ आती हैं और यहाँ से फिर वो कंट्रोल होते हैं। इसमें जो है ब्रेन आता है। ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स है वो है सेरेब्रम, या हम इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर कहीं पे कॉर्टेक्स वर्ड आया तो भी सेरेब्रम ही आपने मतलब लेने के सेरेब्रम की बात हो रही है। इसके अलावा ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम, और ये जो है मेन पार्ट्स है जो ब्रेन के। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे। ये हम इसलिए मेन पार्ट्स पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो हम डिजीज़ और चीज़ें पढ़ेंगे वो ज़्यादातर इनसे रिलेटेड है, तो ज़्यादातर हम ये 3 पढ़ेंगे। इसके अलावा डाइनसेफेलान है। डाइनसेफेलान का मतलब डिवीजन ऑफ सेरेब्रम, जिसमें कंटेन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मतलब अगर डाइनसेफेलान की बात आ जाए तो उसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस की बात होगी कि ये दोनों उसमें आएंगे। ब्रेन स्टेम में जो है डाइनसेफेलान की नीचे मौजूद होती हैं, जिसमें स्पेशल क्रेनियल नर्व्स मौजूद होते हैं, स्पेशली CN3, मतलब क्रेनियल नर्व 3 और क्रेनियल नर्व 7, ये जो है ब्रेन स्टेम में मौजूद होता है। और उसके काम मैंने आपको बताई है कि हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट और स्वॉलोइंग वगैरह जो है यहाँ से कंट्रोल होता है। इसके अलावा सेरेब्रल लूब्स और हेमिस्फेयर है। सेरेब्रल जो है या सेरेब्रम जो हमारा है, या आप पूरा जो है ब्रेन कह सकते हो कि ब्रेन जो है हम 4 लूब्स में डिवाइड करते हैं और 2 हेमिस्फेयर्स में। जो राइट हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी का लेफ़्ट साइड कंट्रोल करता है और जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी का राइट साइड कंट्रोल करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर लूब्स की बात करें तो फ्रंटल लूब जो है वो वॉलंटरी मसल, मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होते हैं, चलना फिरना, ठीक है, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। पर्सनालिटी
मतलब आप किस शख्सियत के बंदे हैं वो आपके ब्रेन से, आपके फ्रंटल लूब से कंट्रोल होता है। किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, ऑर्गेनाइज मतलब तरतीब से कोई काम करना, या हम तरतीब से किसी चीज़ों को रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो होते हैं वो भी यहाँ होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी यहाँ। टेम्पोरल लूब जो है मतलब जो साइड पे होते हैं कानों के ऊपर, ठीक है। हियरिंग मेमोरी ऑफ हियरिंग एंड विजन वो यहाँ पे जो है मौजूद होता है, स्टोर होता है, मतलब मेमोरी और हियरिंग, ठीक है। पेराइटल लूब जो है वो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें जो है टच, पेन और टेम्परेचर के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और वो इसके अलावा स्पीच और लैंग्वेज और थॉट एक्सप्रेशन मतलब सोच वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ से कंट्रोल होता है। ऑक्सीपिटल लूब में जो है आपके विजुअल मतलब आइज़ वगैरह जो है वो ऑक्सीपिटल लूब से कंट्रोल होता है। स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक पाथवे है जिसके ज़रिए मैसेजेस जाते हैं कहाँ, आपके पेरिफेरल एरिया से, मतलब बॉडी के बाकी हिस्सों से अलावा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। तो वो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ आते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड में आता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें दो किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, एक है सेंसरी और एक है मोटर। तो सेंसरी पाथवे से जो इन्फॉर्मेशन आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं, और फिर इसी से मोटर न्यूरॉन जाते हैं और वो रिस्पांस देते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क जो है एंटर होता है, एंटर और एग्जर्ट है, मतलब जो है कि सेंसरी न्यूरॉन आएंगे वो कोई स्टिमुलस लेके आएंगे और मोटर जो है वो उसका वापस रिस्पांस देंगे। तो ये एक रास्ता बनाते हैं जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये बताया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम बॉर्डर ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, ये अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं कि ये जो है आपके फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके अलावा ये जाके ख़त्म कहाँ पे होता है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। यहाँ से जो हमारा फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा है यहाँ पे ये आके ख़त्म होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने वाला है। इसके अलावा जो मेनिंजीज है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भी यहाँ पे मौजूद होता है, जो ब्रेन में था तो स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होता है। और इर्द गिर्द इसके जो है वर्टिब्राज होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। इम्पल्स जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट होता है। ये हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा था, पेन वाले पोर्शन में स्पेशली, ठीक है। तो डॉर्सल रूट से जो है इन्फॉर्मेशन आते हैं और वेंट्रल रूट से इन्फॉर्मेशन वापस जाते हैं, बस इसमें आप इतना याद रखें। इसके अलावा अगर हम रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है ये एक रास्ता है कि किस तरह उसमें इंफॉर्मेशन आते हैं और वापस उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो जिस तरह आते हैं और वापस दिया जाता है, ठीक है, ये पूरा जो रास्ता है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जिसमें सेंसरी रिसेप्टर आते हैं। सेंसरी रिसेप्टर जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, डिटेक्ट करेंगे किसी भी स्टिमुलस को, ठीक है। और वो जो है फिर इसमें स्पाइनल नर्व होते हैं। स्पाइनल नर्व जो है ये वो नर्व है जो कि उन इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से लेते हैं, ठीक है। और एंटीरियर हॉर्न या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसमें जो है वो चीज़ें, मतलब अगर कोई रिफ्लेक्स सेक्शन है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, तो फिर वो जो है मोटर न्यूरॉन को वो इम्पल्स देते हैं और वो जाके रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, स्पेशली जहाँ पे मसल्स या फिर उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो उन चीज़ को एक्टिवेट करता है और रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें। बाकी जो इसके सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा और जितने इसकी तादाद है ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है 1 से 8 तक है या 1 से 7 तक है, ठीक है। और इसके अलावा ये नर्व्स की बात हो रही है, हाँ। सर्वाइकल नर्व जो है वो 1 to 8 है, ठीक है। थोरेसिक नर्व जो है वो 1 to 12 है। लंबर नर्व जो है वो 5 है, मतलब ये जो है लंबर रीजन में जितने भी 5 चीज़ें हैं वो है, ठीक है। इसके अलावा सेक्रल जो है वो 5 है और कॉक्सीजियल जो है वो भी आपको बताया गया है एक ही है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा आपके बॉडी में जितना भी नर्वस सिस्टम है वो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं। ये भी जो है आपके, मतलब इसका काम ही यही है कि बॉडी से जो है स्टिमुलस को कहाँ लेके आना, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब जो
हमारे स्पाइनल कॉर्ड का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे स्टिमुलस आता है, ठीक है, उन चीज़ों को रिसेप्टर मतलब सेंस करना, उसको जो है जो कि हम रिसेप्टर क्या होते हैं, जो कि हमारे स्किन, मसल और सेंसरी ऑर्गन में मौजूद होते हैं, वो चीज़ों को लेते हैं और फिर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ बताई गई है डर्माटोम, ये इंपॉर्टेंट है। डर्माटोम का मतलब क्या होता है, द एरिया ऑफ स्किन दैट इनर्वेशन दैट इज़ इनर्वेटेड बाय ईच सेंसरी नर्व, मतलब जहाँ पे आपको बॉडी में सेंसरी नर्व मिलता है, जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आपको फील होती है, उसको हम कहते हैं डर्माटोम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में सेंसरी नर्व है, वहाँ पे मुझे कोई स्टिमुलस फील होती है, तो उस पॉइंट को मैं डर्माटोम कह सकता हूँ। इसके अलावा आपके क्रेनियल नर्व्स कितने हैं, 12 पेयर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और मोटर और सेंसरी दोनों हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मोटर है, कुछ सिर्फ सेंसरी है और कुछ इसमें दोनों है। इसमें आपको क्रेनियल नर्व्स बताए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसके नाम आपको याद होनी चाहिए और साथ साथ नंबर्स भी याद होनी चाहिए। 12 जो है वो 1 2 3 और ये सारे आपको, पहला जो है अल्फैक्टरी है, फिर ऑप्टिक है, फिर अक्यूलोमीटर है, ट्रॉक्लेर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डर्माटोम का बताया गया है, डर्माटोम वही है कि जब हम असेसमेंट करते हैं और उसमें हमें एक ख़ास पॉइंट को पॉइंट आउट करना है या डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, तो इसलिए हम बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि इस पॉइंट पे या इस डर्माटोम पे उसको ये चीज़ फ़ील होती है या नहीं फ़ील होती, एबनॉर्मलिटी, ठीक है। स्पेशली जो है वो कौन कौन से हैं, सर्वाइकल है, थोरेसिक है और लंबर है, इसके अलावा सेक्रल है। इंटीरियर जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये देखो C2 C3 जो है ये सर्वाइकल है, ये T वाले जितने भी है ये वो है थोरेसिक है, यहाँ भी जो है C वाले आए हुए हैं, ठीक है। ये लंबर है, लंबर भी आपको बताए हुए हैं, और सेक्रल भी है। S वाले स्पेशली जो बटक एरिया में है ये सेक्रल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का सेक्रम एरिया होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं डर्माटोम। अब आते हैं असेसमेंट पे। असेसमेंट जो है हम जैसे कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब अगर आप किसी की डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे दैट इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी वेरी लॉन्ग, ठीक है, उसमें आप जो है वो सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बेसिक चीज़ें करते हैं, ठीक है, जो कि एक नर्स को समझनी चाहिए और नर्स को पता होना चाहिए। इसमें जो है हम सबसे पहले मेंटल स्टेटस और स्पीच देखते हैं। ये तो नाम से ही पता चलता है कि जब आप बंदे का असेसमेंट स्टार्ट करोगे, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, तो आप उसका मेंटल स्टेटस और जो है स्पीच देखोगे, ठीक है, कि वो जो है आपके क्वेश्चंस को किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरीके से वो जवाब दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उससे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आपको नीचे बताए गए हैं। अगर वो आपको इसका गलत आंसर देता है तो वो उस सिचुएशन में उसका मसला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, व्हाट ईयर इज़ इट, कि ये कौन सा साल है, ठीक है। जैसे अभी हम 2024 में है, तो अगर उसको पता होगा सही तो आपको सही बताएगा, उसको नहीं सही पता होगा तो शायद वो आपको कुछ और बताएं। या हम पूछते हैं वियर आर यू नाउ, हाउ ओल्ड आर यू, ये सारे सवालात आप देख सकते हैं और हम पूछते हैं उससे, ठीक है। तो अगर वो हमें इन सारे सवालात का सही जवाब देता है, ठीक है, तो हम उसके मेंटल स्टेटस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उससे उसका नाम पूछते हैं तो हमें पता है कि हाँ उसको अपने बारे में पता है, ठीक है। या उससे हम उसकी मदर का नाम पूछते हैं तो हमें पता है कि हाँ उसको किसी और के बारे में भी पता है, थोड़ा बहुत वो एक्टिव है, ठीक है। या हम उससे ईयर के बारे में पूछते हैं तो उसको टाइम के बारे में पता है कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है। या हम उससे ये पूछते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं, तो अगर वो हमें सही बताता है तो पता चल जाता है कि हाँ उसको जगह की पहचान है कि अब वो कहाँ है, ठीक है। या हम उससे उसकी उम्र पूछते हैं तो उसकी मेमोरी का पता चलता है, ठीक है। या हम उससे जो है ये पूछते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए थे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी पता होती है, मतलब सही है। ये सारी चीज़ें या जनरल नॉलेज और ये पूछते हैं तो पता चल जाता है। इसके अलावा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब ये कि बंदा होश में है या होश में नहीं है, ठीक है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के देखते हैं। अलर्ट वो होता है जो आपके कमांड्स को फॉलो करें और आपको बिल्कुल सही जवाब दे, स्टिमुलस को रिस्पांस दे, तो अलर्ट कहलाता है। लेथार्जिक वो होता है जो थोड़ा सा सुस्त होता है, जिसको हम ड्राउजी कहते हैं, और वो थोड़ा सा लेट रिस्पांस देता है चीज़ों को, स्टिमुलस को। इसके अलावा स्ट्यूपरस है। स्ट्यूपरस जो है वो थोड़ा सा आपने उसको रिस्पांस देने के लिए जगाना होता है, मतलब थोड़ा सा उसको एक्टिवेट करना होता है, ख़ुद से वो कुछ नहीं करता। इसके अलावा कोमाटोज़ है। कोमाटोज़ बिल्कुल भी
जो है वो रिस्पांस नहीं देता, कम्प्लीटली अनकॉन्शियस होता है, इसको हम कोमाटोज कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अपीयरेंस एंड बिहेवियर, अपीयरेंस एंड बिहेवियर वही है कि एक बंदा किस तरीके से नज़र आ रहा है। मतलब जो नॉर्मल बंदा होता है तो पता चल जाता है कि उसकी ड्रेसिंग सही है, उसके जो है बात करने का अंदाज़ सही है, उसके चलने फिरने का अंदाज़ सही है, और बिहेवियर से भी पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो है जो नॉर्मल होते हैं तो फिर हम उसमें उसका बिहेवियर चेक करते हैं, उसका हाइजीन चेक करते हैं, और उसको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जैसे फैमिली से पूछते हैं कि फ़ैमिली में जो है उसके क्या चल रहा है, फैमिली के साथ उसका ताल्लुकात कैसा है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। बिहेवियर, अगर स्पेशली उसके बिहेवियर में मसला है, मतलब अगर कोई आपके पास पेशेंट है और आपने उसके बिहेवियर में कोई चीज़ जो है वो गलत नोट की या सही नहीं लगी आपको, तो इस बात का क्या मतलब है कि वो उसके फ्रंटल लूब में मसला है, ब्रेन के फ्रंटल लूब में, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ से कंट्रोल है। इसके अलावा स्पीच है, स्पीच में हम ये देखते हैं, उसको सुनते हैं कि वो किस तरह बोलता है, किस तरह वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर वो जो है सही है, फ्लुएंट बोल रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है, तो हम उसके वॉल्यूम, उसके बोलने का अंदाज़, उसकी क्लैरिटी और उसकी स्पॉन्टेनियटी जो है वो देखते हैं कि वो किस तरह बोलता है, किस अंदाज से बोल रहा है। अगर गुस्से में बोल रहा है तो भी नोट करते हैं, आराम से बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसमें हम एक टर्म देखते हैं डिसअर्थिया। डिसअर्थिया मतलब ये कि अल्फाज बनाने में उसको मुश्किल होती है, ठीक है, वो नहीं बना पाता अल्फाज, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। या बार बार जो है वो किसी चीज़ को रिपीट करता है, बार बार एक वर्ड बार बार एक बात उसने बोली और दोबारा वही बात दोबारा बोल रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें जो है वो याद करते हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन जो है, कॉग्निटिव का वर्ड आया तो जहनीत से उसका ताल्लुक़ होता है, मतलब उसमें हम उसका जहन देखते हैं, उसका ओरिएंटेशन, उसकी मेमोरी, उसका अटेंशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है ये भी देखते हैं कि वो किसी चीज़ पे कितना ध्यान दे रहा है। कंटेंट क्लैरिटी में अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो ये देखते हैं कि वो जो बोल रहा है और वो जो कर रहा है उसका आपस में ताल्लुक़ है या नहीं, या कोई बंदा जो है बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा होता है जो कि उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, तो ये चीज़ उसमें हम देखते हैं कि जो काम वो कर रहा है या जो बात वो बता रहा है वो रियलिटी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है, तो ये उसमें कंटेंट क्लैरिटी का मतलब ये है। इसके अलावा प्रोवर्बल टेस्ट मतलब ये जैसे अक्सर मुहावरे वगैरह होते हैं ना, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मरीज़ से कोई मुहावरा पूछता है कि आधा हम पूछते हैं या आधा या पूरा पूछते हैं, उसका मतलब बताते हैं। जैसे इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम अगर उर्दू में बताएं तो उर्दू में जो है अक्सर पूछा जाता है कि मतलब जो प्रोवर्ब है उसमें ये पूछा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो मतलब अगर आप उससे ये पूछोगे कि जिसकी लाठी और आगे क्या आएगा, तो अगर वो आपको सही बताता है तो मतलब प्रोवर्बल टेस्ट है, सही है, कोई ना कोई उसका जो है वो दिमाग सही है। अगर इंग्लिश, ज़्यादातर तो इंग्लिश में ये पूछा जाता है, मतलब इंग्लिश में ही बताया गया है, लेकिन आपने उसके मदर लैंग्वेज में ही पूछना है, जिस लैंग्वेज का वो बंदा हो। लेट्स से का बताया गया है कि आप उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछते हैं या हम उसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके आते हैं, वो चीज़ जो कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करो ऐसा हुआ तो इसका जवाब क्या आएगा या इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट वुड ही डू इफ़ ही वर इन अ पब्लिक बिल्डिंग एट द एंड द फायर अलार्म साउंडेड। अगर हम उससे ये पूछेंगे कि अगर आप एक बिल्डिंग में है और उसमें अचानक आग लग गई तो आप क्या करेंगे, फिर आप उसके जो है आंसर को देखेंगे कि वो आपको किस तरीके से आंसर दे रहा है, ठीक है, तो आपको जिस तरीके से आंसर देगा उससे उसके बिहेवियर और उसके मूड का पता चलेगा। इसके अलावा मूड है, मूड में जो है मतलब थ्रू आउट द इंटरव्यू, जब आप उससे पूछ रहे हो, ठीक है, जो भी सवालात आप उससे पूछ रहे हो, तो उस दौरान आपने मतलब जब वो आपको बता रहा है तो आपने उसके मूड को देखना है कि वो किस मूड में आपको बता रहा है, ठीक है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शनल एबिलिटी मतलब ये कि आप उसको कोई टास्क करने को दोगे, कोई चीज़ जोड़ने को दोगे, कोई काम करने को दोगे, ठीक है, और फिर उसका रिज़ल्ट आप देखोगे कि वो किस तरीके से वो काम कर रहा है। अच्छा जी, अभी ये पता नहीं टक टक कौन कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे आते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में स्पेशली हमारे क्रेनियल नर्व और उसके फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व जो है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर
स्पेशली जो क्रेनियल नर्व है वो 12 फेयर है, और ये क्या काम करते हैं कि इंफॉर्मेशन लेते हैं CNS पे, और ये CNS के साथ अटैच है तो डायरेक्ट जो है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेन स्टेम और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारे फेस में ज़्यादातर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो क्रेनियल नर्व के ज़रिए जाते हैं आपके उस तक, ब्रेन तक। इसमें ये जो है लिखा गया है कि फोकसेस ऑन 4 नर्व्स, इसमें हम स्पेशली 4 नर्व्स देखते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादातर मसले आते हैं, ठीक है, जो कि मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ रिलेटेड है। अच्छा, ये आपको क्रेनियल नर्व के सारे फंक्शन बताए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पढ़ लीजिएगा। इसमें फेशियल नर्व है जो कि आइज़ और फोरहेड और एक्सप्रेशन वगैरह को मैनेज करता है। एक्यूलोमोटर जो है आइज़ में होता है। ऑप्टिक जो है विजन, नज़र में काम करता है। ट्रोक्लियर जो है वो आइज़ को नीचे की तरफ लेके आता है। एब्ड्यूसेंस है जो कि आइज़ को साइड में लेके जाता है, लेटरल। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अच्छा, अब आते हैं ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व में जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब जब उसका असेसमेंट करते हैं ऑप्टिक नर्व का, तो ऑप्टिक नर्व जो है उसका ताल्लुक़ नज़र से है। तो उसमें हम मरीज़ को स्नेल चार्ट दिखाते हैं जिसमें छोटे छोटे नंबर और अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिख के होते हैं, ठीक है, और उसको विजन कार्ड दिखाते हैं जिसमें जो है अगर वो सही से आपको बता रहे हैं कि प्लाना वर्ड है, प्लाना नंबर है, अगर वो सही से बताएगा तो ऑप्टिक नर्व सही है। अगर वो सही से नहीं बता रहा तो ऑप्टिक नर्व में मसला है, एंड यू शुड नोट इट। इसके अलावा एक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसन नर्व जो है, इसमें क्या होता है कि ये तीनों एक साथ चेक की जाती है। इन तीनों की असेसमेंट जो है वो एक साथ होती है, ठीक है। इसमें जो है 6 कार्डिनल पोजीशन का मतलब ये होता है कि आइज़ जो है हमारी वो तकरीबन 6 तरफ में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो हम इसमें वो सारे मूवमेंट्स देखते हैं कि वो 6 तरफ में मूवमेंट करती हैं या नहीं करती। आप ये सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट्स है या कौन कौन से पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन आप गेज़ आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें जो है वो सारी चीज़ें मतलब यही स्पेशली एक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसन जो है ये तीनों आइज़ के साथ रिलेटेड है, तो इसमें हम आइज़ का जो है वो मोशन देखते हैं। इसके अलावा इसमें हम आइज़ का साइज़ देखते हैं, शेप देखते हैं, उसकी सिमेट्री मतलब दोनों आइज़ जो है वो एक ही लाइन पे होनी चाहिए, और प्यूपल और प्यूपिलरी रिएक्शन टू द लाइट मतलब जब आप लाइट को प्यूपल के सामने लाते हो तो प्यूपल जो है कंस्ट्रक्ट या डायलेट होता है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। ट्रोक्लियर नर्व पे आते हैं। ट्रोक्लियर नर्व जो है हम उसको बताते हैं, आस्क द पेशेंट टू क्लोज हिज आइज एंड देन टच हिम विद अ विस्प ऑफ कॉटन। पहले हम उसको बताते हैं कि अपनी आंखें बंद करें और फिर जो है थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट कॉटन लेते हैं और उसके फोरहेड पे, उसके चीक पे और उसके जॉस पे जो जबड़े होते हैं, ठीक है, उस पे हम उसको टच करते हैं, लेकिन इस दौरान उसकी आंखें बंद होगी, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरह मतलब जो थोड़ा सा नुकेदार चीज़ होती है या थोड़ा सा सेफ्टी पेन होता है लेकिन थोड़ा सा शार्प, मतलब कॉटन से थोड़ा सा शार्प होता है, कॉटन तो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसमें जो है हम यही 3 एरियाज़ को दोबारा से टच करते। पहले हमने जो है वो कॉटन से टच किया, फिर हमने किसी शार्प पेन से टच किया, लेकिन ज़्यादा शार्प नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो है फिर हम मरीज़ को बताते हैं कि अब आप मुझे बताएं, जब आप मैंने पहले टच किया तो आपको कितना पेन महसूस हुआ, और जब आपको मैंने बाद में टच किया तो आपको कितना पेन महसूस हुआ। ये टेस्ट हम किस चीज़ में करते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व में, जब हम ट्राइजेमिनल नर्व को टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम मरीज़ को बताते हैं कि अपने टीथ को जो है क्लेंच करे, एक दूसरे के ऊपर जो रगड़ते हैं ना, तो इसमें जो है या उसमें क्लेंच या फिर हम उसको टाइट करते हैं, और इसमें जो है फिर हम वही मसल देखते हैं, स्पेशली जो स्ट्रेंथ ऑफ मसल कंट्रैक्शन, इट शुड बी इक्वल बाइलेटरली। नेक के इर्द गिर्द जो मसल होते हैं, ठीक है, उसको हम कंट्रैक्ट स्पेशली देखते हैं कि वो इक्वली कंट्रैक्ट होते हैं या नहीं। अच्छा, इसमें जो है एक कॉर्नियल रिफ्लेक्स करते हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स ये होता है कि उसमें जो है आइज़ को हम कॉटन से टच करते हैं, लेकिन कॉटन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। स्पेशली अक्सर जो उस पे यूज़ होता है, ठीक है, ज़ख़म पे जो गॉज़ वगैरह यूज़ होता है वो अलग चीज़ें, वो थोड़ा सा सख्त होता है, तो उससे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन जो है उससे आपने कॉर्निया जो आइस का होता है वो आपने टच करना है।
तो जब वो आप टच करेंगे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि मरीज़ को ब्लिंक करना चाहिए, लेकिन अगर वो ब्लिंक ना करे तो ये पता चलता है कि उसके जो सेंसरी फाइबर है, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व है स्पेशली, या क्रेनियल नर्व 5 जो है वो डैमेज है या उसमें कोई मसला है, और इसके साथ साथ जो क्रेनियल नर्व 7 है उसमें भी मसला होता है। अच्छा जी, अब आते हैं फेशियल नर्व पे। फेशियल नर्व जो है वो सेंसरी कंपोनेंट है, मतलब चीज़ों को महसूस करने वाला है, ठीक है। इसमें जो है टेस्ट बाय टेस्ट प्लेसिंग आइटम विद वेरियस टेस्ट ऑन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द पेशेंट्स टंग, कि हम मरीज़ के टंग के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखते हैं और उससे उसका टेस्ट पूछते हैं, शुगर, साल्ट, लेमन और ये सारी चीज़ें हम उसका पूछते हैं। तो अगर उसने सही जवाब दे दिया तो सही है, सही जवाब नहीं दिया तो फिर फेशियल नर्व में मसला होता है। एकॉस्टिक नर्व जो है इसमें वेबर साइन और रेनीज टेस्ट की जाती हैं, जो कि 40 और 41 पेज पे आपको बताया गया है। मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बता देता हूँ, ये जो है इतना मतलब हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, ठीक है। वेबर साइन जो है ये हियरिंग साउंड है, मतलब सुनने का है, ठीक है। वेबर साउंड में क्या होता है कि आपका जो है बोन कंडक्शन टेस्ट किया जाता है। द ट्यूनिंग फोर्क शुड बी ट्यून्ड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्पीच, मतलब जितना हम सुनते हैं उतना उसमें जो है वो ट्यूनिंग फोर्क जो होता है उतना आवाज़ उससे आनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मतलब टेस्ट कैसा है कि आप ट्यूनिंग फोर्क को जो है हेड के ऊपर थोड़ा सा मारोगे, प्लेस द वाइब्रेशन फोर्क ऑन द पेशेंट्स फोरहेड, और फिर जो वाइब्रेशन उसमें आती है तो उस ट्यूनिंग फोर्क को आप मरीज़ के माथे पे रखोगे, फोरहेड पे रखोगे, या आप उसके बिल्कुल मिड लाइन पे रख सकते हो हेड के। अब देखें, अब इसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, अगर नॉर्मल क्या होगा, पेशेंट जो है अगर वो इक्वली दोनों ईयर में वो आवाज़ सुनता है तो मतलब वो क्या है, नॉर्मल है, उसके हियरिंग एबिलिटी सही है। अगर वो राइट और लेफ़्ट मतलब एक ही जो है ईयर में सुनता है, ठीक है, तो फिर उसका एक ईयर जो है वो ख़राब होता है और एक सही होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जब वो इम्पेयर्ड ईयर में सुनता है, मतलब जो कान उसका ख़राब है, अगर उसमें उसको आवाज़ सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। और सेंसरी न्यूरल जो है उसमें क्या होता है कि वो जो है अनअफेक्टेड एयर में सुनता है, तो फिर हम उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। दूसरा जो टेस्ट है दैट इज़ रेनी टेस्ट जो है वो भी कंडक्शन टेस्ट किया जाता है, कंडक्शन या हम इसको एयर कंडक्शन कहते हैं, AC, ठीक है। और दूसरा है बोन कंडक्शन BC है, ठीक है। इसमें जो है हम ट्यूनिंग फोर्क को जो है वो थोड़ा सा हार्ड मारते हैं, ठीक है, और उसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को पेशेंट के मेस्टॉइड प्रोसेस, स्पेशली जो मतलब ईयर होता है उसके पीछे रखते हैं, और उसको जो है बोलते हैं कि आप जो है जब मतलब ये साउंड स्टॉप हो जाए तो आपने मुझे बताना है। आपने जो है ट्यूनिंग फोर्क को मतलब हिट किया, उसमें वाइब्रेशन आए, फिर आपने उसके ईयर के पीछे रखा और उसको बताया कि जब साउंड स्टॉप हो जाए तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या करते हैं कि उसके मतलब उसी स्टिल वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को क्या करते हैं, ओपन ईयर विदाउट टचिंग द ईयर, फिर हम उसको ईयर के सामने रखते हैं। पहले हमने उसके ईयर के साथ टच किया था, अब हम ईयर के साथ टच नहीं कर रहे, बस उसको वाइब्रेट कर रहे हैं और हम ईयर के सामने, जैसे हमें अक्सर वाइब्रेशन सुनाई देती है, ठीक है। फिर हम उससे पूछते हैं कि आपने जो है हम मुझे बताना है कि कब तक जो है ये स्टॉप होता है, ठीक है। अब देखें, एक एयर कंडीशन है और एक जो है वो कौन सा था, बोन कंडक्शन, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन। नॉर्मल है अगर मतलब एयर कंडक्शन बोन टोन ट्वाइस एज लॉन्ग एज ही हियर, मतलब अगर वो एयर कंडक्शन जो है वो ज़्यादा सुनता है और बोन कंडक्शन कम सुनता है तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो जो है पेशेंट हियर्स BC टोन, बोन कंडक्शन जो है वो लॉन्ग सुनता है, तो उससे जो है वो थोड़ा सा उसको मसला है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो फिर वो जो है AC टोन जो है वो ज़्यादा सुनेगा और BC टोन कम सुनेगा। खैर, अब आते हैं अपने ओल्ड टॉपिक पे। इसमें जो है एकॉस्टिक का बता दिया है। अच्छा, टेस्टिंग मोटर फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व का जो मोटर फंक्शन होता है उससे जो है आपको पता चलता है, मरीज़ को आप बताते हो कि आपने आंखें बिल्कुल टाइट बंद करनी है, ठीक है,
टाइट बंद करेंगे तो फिर आपने उसके आंखों के ऊपर प्रेशर डालना है और उसको आपने ज़बरदस्ती खोलना है। अगर वो मतलब सही से जो है वो प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे और वो बिल्कुल टाइट है और आप नहीं खोल पा रहे हैं तो सही है, ठीक है। इसके अलावा जब वो स्माइल वगैरह करता है तो आइज़ और उसके जो मसल्स होते हैं फेस के, वो आपने नोट करना है कि सिमेट्री में है या नहीं है। ग्लॉसोफेरिंगल नर्व एंड वेगस नर्व, ग्लॉसोफेरिंगल नर्व और वेगस नर्व जो है ये हम एक साथ टेस्ट करते हैं क्योंकि इसके जो इनर्वेशंस होते हैं मतलब ये एक साथ ही होते हैं, तकरीबन इनका काम भी एक साथ होता है। उसमें हम मरीज़ की आवाज़ को सुनते हैं और फिर उसके गेग रिफ्लेक्स वगैरह को देखते हैं। गेग रिफ्लेक्स आपको पता होगा कि मरीज़ के टंग के आखिरी हिस्से को जहाँ पे यूविला तालू होता है, ठीक है, वहाँ पे हम उसको किसी ब्लेड से टच करते हैं तो अगर उसका तालू थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए या उसको थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अगर उसको ये चीज़ नहीं हो तो फिर ये एबनॉर्मल है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व जो है वो हम किस स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल जो है जो कि हमारे नेक में उसमें मौजूद है, तो उसमें हम क्या करते हैं ट्रेपेजियस मसल, और इससे हम उसके जो है वो चेक करते हैं। मैं आगे बताता हूँ कि कैसे होता है। हाइपोग्लॉसल नर्व का बताया गया है। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो पेशेंट की टंग में मौजूद होता है, स्पेशली टंग रिलेटेड है। टंग जो है वो सिमेट्री में होनी चाहिए, मतलब मिड लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल बीच में। उसमें कोई भी ट्रेमर या कोई भी फेसिकुलेशन, कोई भी एबनॉर्मलिटी या कोई भी उसमें जो है वो दाने वगैरह नहीं होने चाहिए। द ट्रंक स्ट्रेंथ बाय आस्किंग द पेशेंट, उसको जो है हम मरीज़ को बोलते हैं कि अपने चीक के साइड पे टंग को मजबूती से पकड़ें और फिर बाहर से हम उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो उसके प्रेशर से हमें पता चलता है कि टंग के जो है मजबूत है या नहीं। अच्छा, इसमें जो है मसल स्ट्रेंथ वही जो स्पेनाइल एक्सेसरी नर्व थे जिसमें स्टेर्नोक्लीडो मसल और ट्रेपेजियस मसल का बताया गया है, उसमें आपको ये बताते हैं कि आपने मरीज़ के जो है चीक पे, उसके गाल पे आपने अपना हाथ रखना है और उसको बताना है कि अपने सर को उसी डायरेक्शन में तेज़ी से मूव करे, लेकिन आपने जो है उसको टाइट रखना है। अगर वो मूव कर सकता है, मतलब वो ज़ोर लगा सकता है, तो उसके मसल स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं लगा सकता तो फिर उसमें मसला है। अच्छा जी, आगे आते हैं सेंसरी फंक्शन पे, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी सेंसरी चीज़ें हैं जो चीज़ों को फील करते हैं, रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले पेन के लिए हम देखते हैं, मतलब जब हम पेन को सेंस करते हैं और पेन को देखते हैं या पेन को महसूस करते हैं तो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम मरीज़ को बोलते हैं कि क्लोज हिज आइज़, क्लियर है, ठीक है। इसमें जो है मेजर डर्माटोम जो मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ पे आपको चीज़ें फील होती है वो हम देखते हैं, वहाँ पे आपको मरीज़ को पेन देते हैं जो डर्माटोम्स होते हैं और उस पे फिर उससे पूछते हैं। सबसे पहले इसमें आपने तरतीब करना है, सबसे पहले फिंगर्स, फिर शोल्डर्स, फिर टोस, फिर थाइस और उसके बाद ट्रंक। इन सारी जगहों पे जो है हम तरतीब से 1 2 3 4 5 इसी तरीके से हम जो है उसको पेन देते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि ये पेन जो है वो शार्प है या किस तरीके से है, ठीक है। If the patient has a major deficits, start the area within। अच्छा, इसमें हम जो है मतलब अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा मसला है तो आपने जो है पहले उन जगहों से स्टार्ट करना है जहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा कम महसूस होता है। देखो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, जैसे फिंगर है तो फिंगर पे आपको छोटी सी छोटी चीज़ भी महसूस होती है, तो ये हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जिसको बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसरी फंक्शन की डिसेबिलिटी है तो फिर आप उसको उल्टा करोगे, फिर आप 5 से 4 3 2 1 इस तरह आओगे, ठीक है। फिर आप ट्रंक से स्टार्ट करोगे, फिर थाइस, फिर टोज और शोल्डर और फिंगर पे आओगे। अच्छा जी, लाइट टच वही है कि उसमें हम लाइट को लेके आते हैं मरीज़ के आइज़ के सामने, ठीक है, और उसमें हम जो है वो देखते हैं, नहीं सॉरी ये लाइट टच है। लाइट टच मतलब हल्का सा टच करना, ठीक है। इसमें जो है वही सेम रूटीन करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। फिर मरीज़ से पूछते हैं कि टच आपको कैसा लगा, लाइट मतलब मध्यम सा लगा या फिर बहुत ज़्यादा जो है आपको शार्प महसूस हुआ। वाइब्रेशन पे अगर बात करें तो वाइब्रेशन जो है वो हम ट्यूनिंग फोर्क से करते हैं बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर, और पेशेंट को बताते हैं कि अपने आइज़ क्लोज़ करें,
ठीक है। इसमें जो है हम डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर, जो हमारे इंडेक्स फिंगर होते हैं जिससे मतलब इशारा करते हैं, उससे उस पे हम ट्यूनिंग फोर्क को जो है वो प्लेस करते हैं, ठीक है। और उसमें ट्यूनिंग फोर्क जो वाइब्रेशन होता है उससे हम पूछते हैं कि आपको वाइब्रेशन महसूस हो रही है या नहीं। यहाँ पे अगर मैं आपको पिक्चर में बताऊँ तो इसमें भी वही होता है कि आस्क हिम व्हाट ही फील्स, इफ़ ही फील्स सेंसेशन, अगर उसको मतलब आपने वाइब्रेशन उसके किसी फिंगर के ऊपर रख लिया और उसको जो है सेंसेशन महसूस होती है, तो फिर ये क्या है, ही विल टिपिकली रिपोर्ट फीलिंग ऑफ बजिंग और वाइब्रेशन, मतलब उसको ये चीज़ें महसूस हुई। इफ़ ही डजेंट फील, अगर उसको महसूस नहीं हुई, ठीक है, उसके टो पे स्पेशली, तो फिर उसमें जो है ट्राई द मीडियल मेलेलस, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा उसके आगे जाना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मज़ीद आगे जाना है। देन कंटिन्यू मूविंग प्रॉक्सिमली, फिर आपने जो है वो प्रॉक्सिमल साइड की तरफ जाना है। अगर फिर जो है जब तक उसको वो चीज़ फ़ील नहीं होती तब तक आपने वो चीज़ नोट कर देना है। तो जहाँ पे उसको फ़ील नहीं होता तो उस एरिया के जो न्यूरॉन्स होते हैं स्पेशली वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। पोजीशन आते हैं, पोजीशन में जो है हम क्या करते हैं, टू बी टेस्टेड फॉर पोजीशन सेंस, मतलब इसमें भी वही करते हैं कि मरीज़ को बोलते हैं कि अपनी आइज़ बंद करें और मरीज़ के जो टोज़ और उसके फिंगर्स होते हैं उसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि टो है तो टो को हम पीछे और आगे की तरफ मूव करते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन सा पोजीशन है, अब आपकी उंगली किस पोजीशन में है। अगर वो सही बताता है तो मतलब वो उसका जो पोजीशनल चीज़ है वो सही है, ठीक है। नहीं बताता तो उसमें मसला होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में फ़र्क करना। अगर आप उसको हाथ में कोई चीज़ देते हो और उसकी आंखें बंद है तो वो जो है उस चीज़ की शक्ल और उसकी साख्त देख के आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, इसमें बताया गया है स्टीरियोग्नोसिस और इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट शेप, साइज़ एंड वेट। स्टीरियोग्नोसिस का पूछा जा सकता है या स्टीरियोग्नोसिस ये जो है एक एबिलिटी है इंसान के अंदर कि वो किसी चीज़ को देखे बग़ैर आपको उसका वज़न, उसका साइज़, उसकी शेप और ये सारी चीज़, उसका टेक्सचर के नरम है, सख्त है, किस तरह है वो बताएं, ठीक है। तो इस पार्ट को या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है। स्टीरियोग्नोसिस ये एबिलिटी याद रखना है, अक्सर ये पूछा जा सकता है। इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है कि आप उसको हाथ में कोई भी चीज़ लेके दे दो तो वो जो है वो आपको जो है वो उसका अगर बताएं तो मतलब सही है, ना बताएं तो उसमें मसले होते हैं। इसमें जो है एक चीज़ बताया गया है ग्रेफिस्थीजिया टेस्ट वही टेस्ट है जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को मतलब देखते हैं और उसमें जो है वो उसका पता चल जाता है। तो दो चीज़ें आ गई, एक है स्टीरियोग्नोसिस इंसान के अंदर एक एबिलिटी है जो कि मतलब शेप, साइज़ वगैरह को देखता है, और जो ग्रेफिस्थीजिया है ये वो टेस्ट है जब आपके उसके हाथ पे कुछ लिखते हो या उसके हाथ में कुछ जो है वो मतलब उसके बॉडी के ऊपर या कोई भी बॉडी का पार्ट हो, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ लिखते हो, करते हो, ठीक है, तो उससे जो है वो आपको सही बताए। जैसे 5 लिखा हुआ है, अगर वो आपको सही बताएगा तो मतलब ग्रेफिस्थीजिया टेस्ट उसका सही है, नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। अब आते हैं मोटर फंक्शन पे। मोटर फंक्शन जैसे आपको पता है कि इसमें जो है मोटर फंक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स और वो सारी चीज़ें आते हैं कि आप किसी चीज़ को किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें मेनली हम मसल स्ट्रेंथ देखते हैं, सेरेब्रल टेस्टिंग करते हैं और सेरेबेलम का जो रोल है, जो मतलब कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है वो देखते हैं। मूवमेंट्स वगैरह, ट्रिमर्स और फेसिकुलेशन देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है मसल टोन क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि मसल अपनी जगह पे होना, बिल्कुल टाइट होना, सही होना, जिसको हम कहते हैं मसल टोन। इसमें जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं पेशेंट से। अगर वो सही कर रहा है उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, मतलब जब आप मसल के ऊपर प्रेशर डालोगे तो ज़ाहिरी बात है रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन जब आप उसको छोड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मरीज़ का पाँव ऊपर किया और आपने फिर उसको अचानक छोड़ दिया, तो अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है या जहाँ पे नहीं जाना चाहिए या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ है। मसल स्ट्रेंथ में जो है हम वो देखते हैं कि रेजिस्टेंस
जो है कैसा है, अगर आप कोई बोझ उठा रहे हैं तो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। सेरेबेलम का मैंने आपको पहले बता दिया कि एक पेशेंट है या एक बंदा है जो कि किसी सपोर्ट के बगैर जो है वो खड़ा हो सकता है, वॉक कर सकता है या जो है अपने काम कर सकता है, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो फिर आप उससे वॉक कराते हो कि आप जो है रूम में एक वॉक कराओ, उसमें आपने एबनॉर्मेलिटीज़ और इम्बैलेंसेस जो है वो नोट करने होते हैं, ठीक है। अगर उसके गेट में कोई इनस्टेडीनेस है या उसमें कोई सेरेब्रल डिस्फंक्शन आपको नज़र आया, मतलब चलने फिरने में कोई मसला, उठने बैठने में मसला या जो है उसके गेट में कोई मसला, तो ये सारी चीज़ें फिर हम उसमें नोट करते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि रोमबर्ग टेस्ट किया जाता है। रोमबर्ग टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोमबर्ग टेस्ट क्या होता है कि ये जो है पेशेंट को हम खड़ा करते हैं और उसके बैलेंस देखते हैं। कैसे कि उसके आइज़ ओपन होते हैं, उसके जो है फीट बिल्कुल साथ होते हैं और उसके आर्म उसके बॉडी के साइड पे होते हैं। उसको हम जो है बोलते हैं कि अपने आइज़ जो है वो बंद करें और थोड़ा सा कुछ कदमें लें, ठीक है। जब वो कुछ कदम लेता है तो अगर वो मतलब गिरता है या वो जो है उसका बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो रोमबर्ग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर बिल्कुल सही है, वो सही से चल पाता है, तो फिर वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो है वही सारी चीज़ आपको नीचे भी बताई गई है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस है। रिफ्लेक्सेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, ठीक है। इसमें जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो स्पेशली आप अंदर मसल और बोन का जो मतलब रिफ्लेक्सेस होते हैं वो देखते हैं। बाइसेप रिफ्लेक्स वो है कि आप जो है पोजीशन द पेशेंट आर्म टू, मतलब इस तरह उसका हाथ रखते हैं 45 डिग्री पे, ठीक है, और हिज आर्म इज़ रिलैक्स, मतलब रिलैक्स होता है, कोई उसके मसल कंट्रैक्ट वगैरह नहीं होते। प्लेस द थंब और इंडेक्स फिंगर ओवर द बाइसेप टेंडन, ये जो जगह होती है ना जहाँ पे बाइसेप ख़त्म होता है और बोन के साथ अटैच होता है, यहाँ पे आपने अपनी फिंगर रखनी है और अपना जो रिफ्लेक्स हैमर होता है छोटा सा, उसको आपने अपनी उंगली के ऊपर मारना है, अपनी उंगली के ऊपर, ठीक है। जब आप अपनी उंगली के ऊपर मारोगे जहाँ पे वो पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से अगर मसल कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उसके मसल अगर कंट्रैक्ट हुए तो ये एबनॉर्मल है, ठीक है। ट्राइसेप में जो है वो क्या करते हैं कि उसको जो है उसका आर्म जो है हम एडक्ट करते हैं, मतलब बॉडी के करीब लेके आते हैं और या तो चेस्ट के ऊपर रखते हैं। इसमें भी जो है ट्राइसेप मसल या ट्राइसेप टेंडन जो है वो मतलब यहाँ से ये वाली जगह है जहाँ पे ये दो बोन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इससे तकरीबन 5 सेंटीमीटर ऊपर ये जगह पे जो है हम वो करते हैं, जिसको हम ओलेक्रेनियन प्रोसेस कहते हैं। ओलेक्रेनियन प्रोसेस या ओलेक्रेनियन प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। इस जगह को क्या कहते हैं? ओलेक्रेनियन प्रोसेस। और ओलेक्रेनियन प्रोसेस से आपने तकरीबन 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो आपने वो चीज़ मारनी है। उस पर भी अगर आपको कोई कंट्रैक्शन वगैरह महसूस हो तो आपने वो नोट करनी है। इसके अलावा ब्रेकियो रेडियलिस रिफ्लेक्स है। ब्रेकियो रेडियल रिफ्लेक्स जो है उसमें अल्नर सरफेस जो है ये बताया गया है, आस्क द पेशेंट टू रेस्ट अल्नर सरफेस ऑफ हिज हैंड ऑन हिज एब्डोमेन और लेप, मतलब उसका जो अल्नर सरफेस है नीचे वाला हिस्सा जो है, ठीक है, वो अपनी ताई पे रखें, अपने लेप पे रखें, ठीक है। और जो है हम क्या करते हैं, स्ट्राइक द रेडियस, फिर हम रेडियस ऊपर वाले बोन को मारते हैं। इन वॉच फॉर सुपिनेशन और द हैंड इनफ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म, और फिर हम उसमें भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेक्शन मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को देखते हैं। पटेला रिफ्लेक्स नाम से ही पता चलता है कि पटेला से नीचे हम जो है उसमें देखते हैं, उसमें जो है रिफ्लेक्सेस देखते हैं। नॉन डोमिनेंट हाथ जो है हम उसका पटेला के पीछे यानी उसके पीछे रखते हैं, पाँव के पीछे, ताकि उसको सपोर्ट हो, ठीक है। और फिर सब पटेला को क्या करते हैं, पटेला टेंडन जो होते हैं उसको स्ट्राइक करते हैं, मतलब मारते हैं जस्ट बिलो द पटेला। और इन लॉक पर कंट्रैक्टिंग क्वाड्रिसेप, इसमें भी हम कंट्रैक्शन देखते हैं। एचिलीज़ रिफ्लेक्स है। एचिलीज़ रिफ्लेक्स सबसे पहले तो आपको एचिलीज़ का पता होना चाहिए। एचिलीज़ जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है ना पैर का, जहाँ ये पीछे की तरफ होता है, ठीक है, इसको हम एचिलीज़ कहते हैं, एचिलीज़ एरिया। इसमें हम जो है मारते हैं वो हैमर, और इसमें भी वही आपने फ्लेक्शन और ये सारी चीज़ें नोट करनी है। इसमें फिर हम ग्रेड देखते हैं, मतलब ग्रेड होते हैं। 0 है तो मतलब एब्सेंट है, इम्पल्सिस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर नहीं हो रहा,
ठीक है, कोई भी उसमें वो नहीं आ रहा आपको, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नज़र नहीं आ रहा है, फ्लेक्स के बाद रिफ्लेक्सेस नज़र नहीं आ रहे, तो 0 नंबर देंगे। थोड़े बहुत हैं या बिल्कुल कम है तो 1 नंबर देंगे, नॉर्मल है तो 2 देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा है तो 3 देंगे, या उससे भी ज़्यादा है तो फिर 4 देंगे, हाइपर एक्टिव। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस होते हैं। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस मतलब ये कि स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर आप टच करेंगे, उसको जो है देखेंगे, ठीक है, स्पेशली स्किन को, तो उसको हम सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है स्पेशली हम क्या देखते हैं, उस मरीज़ का रिस्पांस देखते हैं। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स के लिए हम जो है मरीज़ को सुपाइन पोजीशन में लटाते हैं और उसके बेली को जो है स्ट्रोक करते हैं, मतलब उसका जो पेट होता है उसको किसी जगह से मारते हैं, ठीक है, स्लोली सा। तो जब वो हम मारते हैं तो उसका जो अम्ब्लाइकस होता है, जो नाफ होता है, वो उसी पोजीशन में चला जाता है जिस पोजीशन पे आपने उसको मारा है। अगर वो उस पोजीशन पे जा रहा है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं जा रहा तो ये एबनॉर्मल है। मेन में जो है ये चीज़ें होती हैं। मेन में जो है एक क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स है। क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो है बच्चों में नॉर्मल होता है और मेन में एबनॉर्मल है एडल्ट्स में, ठीक है। ये कौन सा रिफ्लेक्स है कि बच्चे जो है वक्त के साथ साथ, या बच्चे जो है हर चीज़ को दबोचने की कोशिश करते हैं और सख्ती से पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप जो है किसी बंदे का रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे हो और उसने ये चीज़ की, ठीक है, तो जो है वो मतलब एबनॉर्मल है। बड़ों में ये नहीं होना चाहिए, बच्चों में ये जो है वो नॉर्मल है। इसके अलावा हम प्लेंटर रिस्पांस जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्लेंटर फ्लेक्शन का मतलब होता है पाँव का नीचे की तरफ आना। तो उसमें जो है हम पाँव को जो है किसी चीज़ से स्ट्रोक करते हैं या उसके साइड पे जो है जिसे गुदगुदी करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम पाँव को देखते हैं या उसको थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। द नॉर्मल रिस्पॉन्स इन एडल्ट इज प्लांटर फ्लेक्शन। जैसे ही हम वो करते हैं तो वो पाँव को थोड़ा सा प्लांटर फ्लेक्शन कराते हैं, मतलब नीचे की तरफ लेके आते हैं। उसके जो टोज होते हैं स्पेशली उंगलियां वो अंदर की तरफ आएंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब वो क्या है, एबनॉर्मल है। डॉर्सी फ्लेक्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्रेट टो एंड फेनिंग ऑफ द लिटिल टोज इज कॉल्ड बिबेंस्की रिफ्लेक्स। बिबेंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब उंगलियां, स्पेशली पाँव की जो उंगलियां है वो ऊपर की तरफ आए, ठीक है, जो कि मतलब ये जो टोज़ वगैरह होते हैं, अगर आप वहाँ पे कोई चीज़ को प्लेस करते हो या कोई स्टिमुलस देते हो और उंगलियां ऊपर की तरफ आए तो इसको हम बेबेंस्की रिफ्लेक्स कहते हैं। याद रखने वाला पॉइंट है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वही है जो बच्चों और उसके मैंने आपको बताया। ग्रेस रिफ्लेक्स पे आते हैं। ग्रेस रिफ्लेक्स क्या होता है कि किसी चीज़ को जो है वो पकड़ने की कोशिश करना, मतलब आप जैसे बच्चे होते हैं ना, तो आप उसको उंगली देते हो हाथ में तो वो सख्ती से पकड़ते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेस रिफ्लेक्स। अगर आपने जो है वो अप्लाई जेंटल प्रेशर टू पेशेंट पाम विद योर फिंगर, अगर आप जो है मरीज़ की हथेली पे थोड़ा सा प्रेशर डालते हो और उसमें आपने जो है वो मतलब क्या किया कि उसने आपकी उंगली को पकड़ लिया, तो ये ग्रेस रिफ्लेक्स है। स्नाउट रिफ्लेक्स क्या होता है कि लाइटली टैप ऑन द पेशेंट अपर लिप। अपर लिप मतलब पेशेंट का जो होता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा टेप करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पर्सिंग लिप होता है, खैर इंटरनेट गया हुआ है, ठीक है, उसमें जो है जिस तरह वो मतलब उस लिप की मूवमेंट करेगा, लिप जो है थोड़ा सा क्या होगा कि मूव करेगा, इसको हम कहते हैं स्नाउट रिफ्लेक्स। अगर ये होता है पर्सिंग ऑफ द लिप, अगर ये होता है तो ये क्या फ्रंटल लूप के डैमेज शो कराता है कि फ्रंटल लूप जो है वो डैमेज है। सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग आपको पता है किसी चीज़ को जो है वो सक करना होता है, ठीक है। तो अगर किसी मरीज़ को फॉर एग्जांपल एंडोट्रेकियल ट्यूब वगैरह लगे हुए हैं और आप उसको सकिंग मोशन में देखते हो कि वो सकिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है कॉर्टिकल डैमेज में है, मतलब उस सिचुएशन में सकिंग नहीं करनी चाहिए। सकिंग जो है उस सिचुएशन में एबनॉर्मल होता है। अच्छा, ग्लेबुलर रिस्पॉन्स है। ग्लेबुलर रिस्पॉन्स क्या होता है कि ये रिपीटेडली टेपिंग द ब्रिज ऑफ द पेशेंट्स नोज़, मतलब जब आप पेशेंट का जो ब्रिज होता है नोज़ का, जब आप उसके ऊपर टेप करोगे बार बार और उसकी वजह से मरीज़ अगर ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा है, नॉर्मली नहीं करना चाहिए, अगर बंद कर रहा है तो फिर ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है और ये आपको कॉर्टिकल डिसफंक्शन मतलब सेरेबेलर डिसफंक्शन शो कराता है। अच्छा जी,
नेक्स्ट अब हम इसके एबनॉर्मल फाइंडिंग्स पढ़ेंगे। एबनॉर्मल फाइंडिंग में मतलब जो भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के हमने असेसमेंट पढ़ा, ठीक है, तो इसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग क्या क्या आ सकते हैं। इसमें एक आ सकता है LOC, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा आ सकता है क्रेनियल नर्व इम्पेयरमेंट, मतलब जो क्रेनियल नर्व होते हैं जितने भी हमने पढ़े उसमें कोई ना कोई मसला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हेमिस्फेयर या फिर ब्रेन में कोई मसला हो सकता है, या कोई गेट एबनॉर्मल गेट हो सकती हैं, और मेनिंजेस में कोई मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको एबनॉर्मली फाइंड हो सकती है ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इसमें जो है अगर हम अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये जो है इज़ इम्पेयर्ड बाय एनी डिसऑर्डर, मतलब ये जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है ये किसी भी डिसऑर्डर की वजह से इम्पेयर्ड हो सकता है, स्पेशली जो कि सेरेब्रल इफेक्ट या सेरेब्रल हेमिस्फेयर को जो है इफ़ेक्ट करता है या ब्रेन स्टेम को जाके इफ़ेक्ट करता है, तो इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। लेकिन इसमें जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि आप किसी को कोई स्टिमुलस दे रहे हो और वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन स्टिमुलस इतना जो है मजबूत होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो रिस्पांस क्रिएट करें किसी नॉर्मल बंदे में। अगर किसी नॉर्मल बंदे में वो नहीं कर पाता तो फिर वो स्टिमुलस कमज़ोर है, फिर आपने जो है वो स्टिमुलस को इंक्रीज़ करना होता है। इसी चीज़ को देखने के लिए हम ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो करते हैं, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब बंदा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेज में होता है, कम्प्लीटली अनकॉन्शियस होता है, तो उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल आपने पढ़ा होगा, GCS, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फाइंडिंग्स होते हैं और ये जो है इसमें पेशेंट की जो LOC की कंडीशन होती है वो हम देखते हैं। इसके अलावा इसमें जो है डीसेरेब्रेट और डीकॉर्टिकेट दो किस्म के पोस्चर है बॉडी के, उससे भी जो है वो इंडिकेटर मतलब न्यूरोलॉजिकल डैमेज का पता चलता है। तो पहले ये दोनों सिम्टम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ग्लासगो कोमा स्केल पे आएंगे। डीसेरेब्रेट पोस्चर जो है ये जो है क्या होता है कि द आर्म्स आर एडक्टेड इन एक्सटेंडेड, मतलब इसमें आर्म्स जो होते हैं वो बॉडी के बिल्कुल पास होते हैं, एडक्टेड होते हैं और बिल्कुल सीधे होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। और इसके जो रेस्ट होते हैं वो प्रोनेटेड होते हैं एंड फिंगर्स आर फ्लेक्स्ड, मतलब रेस्ट जो है वो थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके जो क्या कहते हैं, जो फिंगर्स होते हैं वो फ्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो भी मोड़े होते हैं। और इसके लेग्स जो है वो स्टिफली एक्सटेंडेड, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और थोड़े से पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीकॉर्टिकेट पोस्चर है। डीकॉर्टिकेट पोस्चर में भी आर्म्स एडक्टेड और फ्लेक्स्ड होते हैं और इसमें भी रेस्ट और फिंगर जो है वो फ्लेक्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो चेस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि एक में सीधा, दूसरे में जो है वो चेस्ट के ऊपर मौजूद है। और इसमें भी वो है कि जो फीट है वो बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली उसके ऊपर जो है प्रेशर पड़ रहा है। और प्लांटर फ्लेक्शन है। प्लांटर फ्लेक्शन मतलब ये कि जो पाँव है वो उसका नीचे की तरफ आना प्लांटर फ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये पोस्चर आपको कॉर्टिको स्पिनाइल ट्रैक के इन्फेक्शन या उसके डैमेज के बारे में बताता है। अब आते हैं ग्लासगो कोमा स्केल पे। ग्लासगो कोमा स्केल जो है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आई ओपनिंग, मोटर रिस्पांस और वर्बल रिस्पांस। ये 3 चीज़ें, इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर देते हैं। पहले हम मरीज़ के आइज़ को देखते हैं, अगर वो मुसलसल ओपन है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, तो फिर हम उसको 4 नंबर देंगे। अगर वो बात करके या आवाज़ दे के ओपन करता है तो 3 नंबर देंगे। कोई दर्द दे के ओपन करता है तो फिर हम उसको 2 नंबर देंगे। और अगर ओपन नहीं करता तो फिर हम उसको 1 नंबर देंगे। स्टिमुलस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर आते हैं मोटर रिस्पांस पे। मोटर रिस्पांस पे मतलब अगर हम उसको कुछ कह रहे हैं कि उठो और वो उठ रहा है, ठीक है, तो मतलब ओबे कर रहा है जो हम बोल रहे हैं, तो ये 6 नंबर है। लोकलाइज मतलब ये कि कोई छोटा मोटा उसमें मसला है और लोकल जो है वो कर रहा है थोड़ा बहुत मूवमेंट, तो 5 नंबर देंगे, लेकिन उसमें है मसला। विड्रॉ मतलब ये कि फ्लेक्सेस और एंड विड्रॉ फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलस, कि कोई आप उसको स्टिमुलस दे रहे हो और वो उससे अपने आप को बचा रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, तो 4 नंबर देंगे।
एबनॉर्मल फ्लेक्शन करा रहा है तो 3 नंबर देंगे, एबनॉर्मल एक्सटेंशन करा रहा है तो 2 नंबर देंगे। इसमें वही डिकॉर्टिकेट और डिसेरेब्रेट वाले पोजीशन आएंगे। और अगर कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है, तो 1 नंबर देंगे। इसमें आपने नंबर भी नोट करने हैं, जैसे आइज़ में जो है वो 4 चीज़ें हैं और मोटर में जो है वो 6 चीज़ें हैं। वर्बल रिस्पांस पे आते हैं, इसमें 5 चीज़ें होती हैं। वर्बल रिस्पांस ओरिएंटेड मतलब ये कि जिस तरह आप उसको बोल रहे हो या जो आप पूछ रहे हो वो आपको सही जवाब दे रहे हैं तो 5 नंबर, अगर कंफ्यूज है तो 4 नंबर, अगर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ इधर उधर अल्फाज बोल रहे हैं तो 3 नंबर, मतलब इनकरेक्ट अल्फाज में आपको जवाब दे रहा है। ठीक है। इनकम्प्रहेंसिबल मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, कुछ आवाज़ें मॉर्निंग वगैरह कर रहे हैं तो 2 नंबर, कुछ भी नहीं बोल रहा तो 1 नंबर। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर तीनों में 1 1 1 आया तो मतलब तीनों नॉन है, उसमें आपको किसी भी चीज़ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अगर इस स्टेज पे कोई बंदा आया दैट मीन इट्स ही इज़ डेड। ठीक है, फिर वो डेड होगा। ये भी पूछा जा सकता है कि डेथ रेशो या डेथ नंबर क्या होगा ग्लासगो कोमा स्केल में, दैट इज़ 3। अच्छा जी, अब आते हैं क्रेनियल नर्व इम्पेयरमेंट पे, जिसमें सबसे पहले है ऑल्फैक्टरी इम्पेयरमेंट। ऑल्फैक्टरी इम्पेयरमेंट जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्मेल से ताल्लुक़ रखता है, तो ऑल्फैक्टरी इम्पेयरमेंट कब होगा, जब हमारे स्मेल का जो मतलब स्मेल की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसमें स्पेशली आपका क्रेनियल नर्व 1 डैमेज होगा, डिसफंक्शन होगा, तो इसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है। इसमें जो है हेमरेज ट्यूमर वगैरह की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके क्रेनियल नर्व या जो क्रेनियल नर्व 1 है, अल्फैक्टरी नर्व है, उसमें कोई ट्यूमर है, कोई मसला है, हेमरेज हो रही है बार बार, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा है विजन इम्पेयरमेंट। विजन इम्पेयरमेंट जो है वो नज़र के मसले होते हैं, जिसमें बहुत सारे मतलब ऑप्टिक नर्व के मसले होते हैं। अगर ऑप्टिक नर्व में मसला आ जाए तो विजन इम्पेयरमेंट होगा। ऑप्टिक कियाज़म और ऑप्टिक ब्रेक वाले मसले बताए गए हैं। ठीक है। अब द पेशेंट्स पेपिलरी रिस्पॉन्स टू लाइट इज़ अफेक्टेड, ही मे हैव डैमेज टू द ओक्यूलर मोटर नर्व। अगर आप किसी के आंखों में लाइट मार रहे हो और उसके प्यूपिल का जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं है, जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं है, तो इस बात की निशानदेही है कि ओक्यूलर मोटर नर्व जो है वो ख़राब है। ठीक है। पीपल आर आल्सो सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन। पीपल जो है अगर उसमें कोई मसला है तो जाहिर बात है न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन का आपको बताते हैं। इसके अलावा पीपल का बताया गया है कि स्मॉल पीपल है, अगर पीपल स्मॉल ही रहते हैं, बड़े नहीं होते, तो ये भी आपको सिंपैथेटिक ये क्या बताते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई टू द हेड, के जो नर्व सप्लाई होती हैं, ठीक है, हेड में जो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं वो डिस्टर्ब हुए, ख़राब हुए। ठीक है। जिसमें जो है वो मतलब T1 के ऊपर जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स होते हैं वो ख़राब है। ठीक है। दूसरा है लार्ज पीपल। लार्ज पीपल में क्या होता है कि बाइलेटरली फिक्स्ड एंड डायलेटेड पीपल, डायलेट होते हैं, बड़े होते हैं, और ये आपको मिड ब्रेन डैमेज का शो करता है। मिड ब्रेन जो हमारा होता है अगर वो डैमेज है तो उसकी वजह से आपके पीपल डायलेट रहते हैं, वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाते। या अगर हाइपोक्सिया है या किसी को स्ट्रोक वगैरह हुआ है, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ है, उसकी वजह से हो सकता है। एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है, मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट में भी ये हो सकता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेड पोजीशन फैक्स पीपल, वो पीपल जो एक ही पोजीशन पे होते हैं बिल्कुल मेड में, ठीक है, और जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते, स्लाइटली डायलेटेड होते हैं। और फिक्स पीपल आर कैरेक्टरिस्टिक, ये भी मेड ब्रेन की वजह से होता है, मतलब फिक्स है तो मेड ब्रेन है। ठीक है। 1 लार्ज पीपल, एक बड़ा एक छोटा पीपल, इसमें क्या होता है कि इज़ अ वार्निंग साइन ऑफ हर्निएशन ऑफ द टेम्पोरल लूब। हमारे ब्रेन का जो टेम्पोरल लूब है उसकी अगर हर्निया हो जाए, उसमें कोई मसला आ जाए, ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब अगर इस तरह है कि आपका एक पीपल छोटा है एक बड़ा है तो वो आपको टेम्पोरल लूब के हर्निएशन का बताते हैं। इट में आल्सो इंडिकेट ब्रेन स्टेम कंप्रेशन, या ब्रेन स्टेम आपका ख़राब है फ्रॉम एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म जो है वो ब्लड की कमी की वजह से होता है, या जो है हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें कोई स्पेस आ जाता है या बलून लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड नहीं जा पाता, तो वो चीज़ वो जगह डैमेज हो जाती है। या इंक्रीज़ ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर,
अगर ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, हेड ट्रॉमा या सब्सिक्वेंट सबड्यूरल या कोई और हेमाटोमा की वजह से भी हो सकता है। ऊपर का जो चार्ट है ये आप देख सकते हैं, ज़रा देख लीजिएगा कि विजुअल फील्ड के कुछ मसले हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस ऑफ द राइट आई, वो तो मतलब राइट आई जो है वो बिल्कुल आपकी वाइट होंगी, बिल्कुल आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है बाइटेम्पोरल हीमिएनोप्सिया। बाइटेम्पोरल हीमिएनोप्सिया आर लॉस ऑफ वन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड, मतलब आपका जो है आधा आधा नज़र जब चला जाता है, ठीक है, आधा नज़र एक आई का और आधा नज़र दूसरी का, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेम्पोरल हीमिएनोप्सिया। अच्छा, लेफ्ट होमोनेमस हीमिएनोप्सिया क्या होता है, जब आपके लेफ़्ट साइड का नज़र चला जाए, दोनों आइज़ के लेफ़्ट साइड पे आप जो है वो उसका नज़र कमज़ोर हो, लेफ्ट होमोनेमस। और लेफ्ट होमोनेमस हीमिएनोप्सिया ये क्या होता है, सुपीरियर क्वाड्रेंट, ये आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल चौथे हिस्से का आपको नज़र ना आ रहा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक हो, स्पेशली लेफ़्ट साइड पे, तो वो यही नाम कहते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, तो उसमें अदर आपको बताए गए हैं, अदर क्रेनियल नर्व इम्पेयरमेंट्स, मतलब और क्या क्या मसले हो सकते हैं। वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ आई मसल, आइज़ के जो मसल होते हैं उसकी वीकनेस और पैरालिसिस हो सकती हैं। किस वजह से हो सकती हैं, ज़ाहिरी बात है, आइज़ में जो नर्व आते हैं वो अगर डैमेज हो जाए तो ये हो सकते हैं। इसके अलावा डैमेज टू द पेरिफेरल लेब्रिंथ जो है ये हमारे ईयर के अंदर एक चीज़ होती है, या आप अर्गन कह सकते हो, जो कि हमें सुनने में हेल्प करता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम कैन कॉज निस्टेगमस मतलब डांसिंग आई, आप इसको कह सकते हो कि आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कि अगर सेरेबेलम या फिर ब्रेन स्टेम में मसला आ जाए तो आई जो है वो बार बार मूव करती है, कभी उधर कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी एक साइड पे कभी दूसरी, मतलब ठीक है, क्या कहते हैं, आई डांसिंग, आप कैसे डांसिंग आई कह सकते हो। द आई ड्रिफ्ट स्लोली, यही बताया गया है। ड्रॉपिंग ऑफ द आईलेट, अगर आईलेट ड्रॉप हो जाए, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, टॉसिस, इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। और ये जो है वो भी अक्यूलोमोटर नर्व की वजह से होता है। आई के जितने भी मसले होते हैं तो मतलब अक्यूलोमोटर और ऑप्टिक नर्व की वजह से होते हैं। ऑडिटरी इम्पेयरमेंट मतलब सुनने में मसला, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कैन रिजल्ट फ्रॉम एकॉस्टिक नर्व लीजन। वही बात है कि नर्व में अगर कोई मसला आ जाए, स्पेशली हियरिंग का जो एकॉस्टिक नर्व जो है, ठीक है, उसमें अगर मसला आ जाए, एकॉस्टिक याद रख लीजिएगा, एकॉस्टिक नर्व का मतलब क्या है, जो हियरिंग नर्व है, ठीक है। अ पेशेंट विद दिस टाइप ऑफ हियरिंग लॉस में ट्रबल हियरिंग हाई पिच साउंड, जो इस तरह सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो होता है, इसमें क्या होता है कि मरीज़ को जो है हाई पिच, जिस तरह बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें या बारीक से आवाज़ें जो होती हैं, जैसे फ़ीमेल की जो आवाज़ है ये हाई पिच है, तो इस तरह आवाज़ें सुनने में उनको मसला होता है, या फिर उनको कम्प्लीटली जो है वो एक ईयर से नहीं सुनाई देता। स्पीच इम्पेयरमेंट का बताया गया है कि बहुत सारे मसलों की वजह से हो सकता है, स्पेशली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर डैमेज हो उसकी वजह से होता है, और इसको हम कहते हैं एफेजिया मतलब स्पीच इम्पेयरमेंट, के बंदा बोल नहीं पाता। इसमें जो है एक्सप्रेसिव, या फिर हम इसको दूसरा कहते हैं ब्रोकाज एपेजिया, ये क्या होता है, इम्पेयर्ड इन्फ्लुएंसी मतलब कि बंदा रवानी से नहीं बोल पाता, वो जो है रुक जाता है, अटक जाता है बात करते करते, ठीक है, ब्रोकाज एफेजिया कहते हैं। ब्रोका से ब्रेक आप याद रखें, ब्रोका ब्रेक मतलब तोड़ना, अटक जाना, ठीक है। डिफ़िकल्टी फाइंडिंग वर्ड्स इसमें भी आता है। रिसेप्टिव, या फिर हम इसको वर्निक्स एफेजिया कहते हैं, इसमें जो है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिटन वर्ड्स, इसमें क्या होता है कि आप जो बोलोगे वो उसको समझ नहीं आएगा, या आप कुछ लिख के उसको दिखाओगे तो उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जो है रिसेप्टिव, या फिर हम उसको वर्निक्स एफेजिया कहते हैं। और इसके अलावा ग्लोबल एफेजिया है, तो ग्लोबल एफेजिया मतलब अगर आप कोई दूसरी ज़बान बोल रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, या लेक अप एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज, या मैं जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पाता और मैं जो है रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में जो है फेल हो जाऊं, तो ये जो है ग्लोबल एफेजिया कहलाएगा। अब आते हैं एबनॉर्मल गेट्स पे। कुछ गेट्स होते हैं जैसे स्पेस्टिक गेट है, स्पेस्टिक गेट में जो है वो
फुट को जो है ड्रैगिंग करते, मतलब अपने पीछे आप फुट को जो है ड्रैग करोगे, खींचोगे, ठीक है, जिसमें जो है वॉक कॉज बाय यूनिलेटरल लेग मसल। इसमें जो है एक लेग में कोई मसला होता है, एक लेग के मसल ख़राब होते हैं, हाइपरटोनिसिटी होती है, जिसमें जो है मूवमेंट में मसला होता है, गेट में मसला होता है, और इसमें जो है ज़्यादातर एक फुट को जो है खींचना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सीजर्स, या आप सीजर गेट कह सकते हो, एडक्शन ऑफ थाई विद ईच स्टेप। इसमें जब आप चलते हैं तो आपका जो ताई है वो बिल्कुल अंदर की तरफ आता है, और इतना अंदर आता है कि आपके दूसरे ताई को वो हिट करता है। इसको हम कहते हैं सीजर्स लाइक मूवमेंट, ठीक है, या सीजर लाइक गेट कहते हैं। इसमें जो है बायलैटरल स्पेस्टिक पेरेसिस होता है, मतलब जो स्पेज़म होता है, ठीक है, मसल का। प्रोपल्सिव गेट है, प्रोपल्सिव गेट जो है ज़्यादातर पार्किंसन डिजीज़ में होता है, और इसमें भी वही चीज़ है कि स्टूप्ड रिजिड पोस्चर, बहुत ज़्यादा सख्त होता है, और मसल सख्ती की वजह से ये बंदा इस तरह नज़र आता है। स्टेपेज गेट क्या होता है, स्टेपेज गेट में जो है वो रिजल्ट फ्रॉम फुट ड्रॉप। जब फुट ड्रॉप मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब जो है फुट बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, उस आपके कंट्रोल में नहीं होता, स्पेशली फुट, ठीक है, तो उसमें जो है उसकी वजह से स्टेपेज होता है, और आपने उस फुट को उठा के लेके चलना होता है, आउटवर्ड रोटेशन, या घुमा के लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेपेज गेट। और इसमें जो है वो टोज जो होते हैं ज़्यादातर ज़मीन को हिट करते हैं, तो एक आवाज़ सी आती है इससे। इसके अलावा वेडलिंग गेट है, वेडलिंग गेट में जो है डक लाइक, जैसे बतख होता है ना, तो बतख की तरह जब चलते हैं स्पेशली बच्चे, इसमें हम वेडलिंग गेट कहते हैं। ये पेल्विक मसल के जो पेल्विक गर्डल के जो मसल होते हैं उसकी ख़राबी की वजह से ज़्यादातर होता है। अच्छा, मेनिंजल इरिटेशन, मेनिंजल इरिटेशन जो है इसमें हम दो किस्म के साइंस देखते हैं, मतलब अगर किसी को मेनिंजिस का मसला है तो दो किस्म के इसमें हम साइन देखते हैं। एक है ब्रोडज़ोनकी साइन, और एक दूसरा है कर्निक साइन, ब्रोडज़ोनकी और कर्निक साइन। इसके अगर हम बात करें तो ब्रोडज़ोनकी साइन क्या है, आस्क द पेशेंट टू लाई ऑन सुपाइन पोजीशन। हम मरीज़ को जो है सीधा लेटाते हैं, और उसके नेक के अंदर, नेक के पीछे से अपना हाथ जो है वो रखते हैं, और उसके नेक को अपवर्ड जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आते हैं। उसकी चेन को उसके चेस्ट के साथ जो है वो थोड़ा सा क्या करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान अगर मतलब वो अपनी नीज़ बेंड करें, ठीक है, नीज़ को बेंड करें, तो इसका मतलब क्या होगा कि द पेशेंट टिपिकली कंप्लेन ऑफ पेन, मतलब ये कि नीज़ बेंड करें और उसको पेन महसूस हो, तो ये साइन कौन सा है, ब्रोडज़िनकी साइन है, और ये आपको मेनिंजियल प्रॉब्लम का बताते हैं कि मेनिंजीज में कोई प्रॉब्लम है। सिंपल आप यही याद रखें कि मरीज़ की गर्दन के नीचे आपने हाथ रखा, उसके चिन को आप उसके सीने के साथ लगा रहे हो, लेकिन जब वो इस तरह कर रहा होता है तो वो अपनी टांगे जो है बेंड करता है। जब वो बेंड करेगा और उसके साथ साथ वो दर्द की शिकायत करेगा, तो मतलब ये है कि उसके मेनिंजीज में मसला है, और उसके जो है मतलब ये कि यही, हाँ, मेनिंजीज इरिटेशन आता है। और साइन आपने याद रखना है, ब्रोडज़िनकी साइन, ब्रोडज़िनकी साइन में यही होता है। दूसरा कर्निक साइन है, कर्निक साइन में क्या होता है कि आस्क द पेशेंट टू लाई इन सुपाइन पोजीशन, उसमें भी हम सुपाइन पोजीशन, और उसके जो हिप होता है उसको हम 90 डिग्री में जो है वो बेंड करते हैं, जिस तरह पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह हम उसको बेंड करते हैं। जब हम इसको बेंड करते हैं देन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड लेग, और फिर हम उसको सीधा करते हैं। जब बेंड किया तो उसके बाद सीधा करना पड़ेगा। जब सीधा किया तो उस सीधा करने के दौरान जो है वो मरीज़ को पेन महसूस होता है, और इसको हम कर्निक साइन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो स्पेज़म वगैरह होता है तो कर्निक साइन पॉजिटिव होता है, और ऊपर वाला जो है ब्रोडज़िनकी साइन है। तो यही चीज़ें, ये जो स्पेशली साइंस है ये आपने याद करने हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा और चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।